चलो हेडिंग डालो, केपलर का नियम। नहीं लिखा तुम लोग? चलो हेडिंग डालो, केपलर का नियम। आज हम लोग देखेंगे केपलर का नियम। 3 नियम है केपलर का। तीनों नियम के बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे, है ना? हाँ, केपलर के नियम के बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे। कहानी सुनोगे? चलो उसका कहानी सुनाते हैं। केपलर का नियम आया कैसे? केपलर के बारे में पढ़ोगे, है ना? गैलीलियो के बारे में पढ़ोगे, आर्यभट्ट के बारे में पढ़ोगे, है ना? कैसा कैसा है उसको। तो देखो, मतलब 200 ईसा पूर्व, 2000 सॉरी, 2000 ईसा पूर्व, है ना? एक आदमी था जिसका नाम था क्या? टॉलमी। हाँ, एक एक आदमी था, या समझो वैज्ञानिक या जो भी था, है ना, हम लोग का। उसका नाम था टॉलमी। 2000 ईसा पूर्व, मतलब यीशु मसीह जब जन्मा था ना। हाँ, यीशु मसीह है। यीशु मसीह है तो यीशु कहते हैं शायद ना। जैसा जैसा भी हो, मैं लिख दिया हूं। उसके जन्म से पहले, नहीं, रहने को 2000 ईसा पूर्व है, लेकिन यीशु मसीह के जन्म से पहले एक वैज्ञानिक था। कौन? टॉलमी। उसने एक थ्योरी दिया, है ना? वो थ्योरी क्या था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसका चारों ओर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। क्योंकि उस समय कोई कुछ चीज नहीं था देखने का, ना तो उस समय हम लोग का साइंस उतना विकास नहीं हुआ था कि वो सब चीज को जान सके। तो जो दिखता था वही बिकता था, है ना? मतलब उस समय लोग बाग देखते थे कि सूर्य इधर से उग रहा है और उधर जाके डूब रहा है, फिर अगले दिन सूर्य इधर से उग रहा है, उधर जाके डूब रहा है, फिर अगले दिन सूर्य इधर से उग रहा है और उधर जाके डूब रहा है। तो वहां उस समय टालमी जो था, वो एक अपना थ्योरी दिया कि हम लोग का जो पृथ्वी है वो स्थिर है, और जो सूर्य है वो इसके चारों ओर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। यह थ्योरी दिया, है ना? अब उस टालमी के बाद, है ना, मतलब 500 ईसा पूर्व, हम लोग का आया कौन? आर्यभट्ट। ये भट्ट परवा दिया सबको, है ना? आर्यभट्ट आया। आर्यभट्ट क्या बोलता है कि प्रत्येक ग्रह जो है, जितने भी ग्रह हैं, मतलब हम लोग का प्रत्येक ग्रह जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसमें हम लोग का वो आता है, पृथ्वी वगैरह सब जितना भी ग्रह है, और उपग्रह, तारा, ये सब चीज सूर्य का क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ये कौन बोला? आर्यभट्ट, है ना? आर्यभट्ट के बाद हम लोग का आया कॉपरनिकस। हाँ, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस क्या कहता है? अब देखो, कॉपरनिकस जब आया 1473 से 1543 में, 1473 से 1543 में, मतलब इतना तक था, इतना जन्म था उतना उसका मरण था, है ना? जन्मदिन मरण दिन। ठीक, तो कॉपरनिकस आया, उसने एक थ्योरी दिया। इसने इसी आर्यभट्ट की थ्योरी को थोड़ा सा सुधारा। क्योंकि आर्यभट्ट क्या बोला था? प्रत्येक ग्रह जो है, प्रत्येक ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, तारा हो गया, ये सब सूर्य का क्या करता है? परिक्रमा करता है। इसने उसी थ्योरी को उठाया, थोड़ा सा चेंज किया। क्या बोला? इसने कहा सूर्य कैसा है? केंद्र पर है, और अन्य ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, और तारे हो गए, ये सब सूर्य के केंद्र के चारों ओर, मतलब सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं? घूमते हैं। इसने किसको ये इस थ्योरी को कौन दिया? कॉपरनिकस, है ना? कॉपरनिकस ये थ्योरी दिया कि सूर्य जो है वो केंद्र पर स्थित है, और सभी ग्रह, उपग्रह, तारे, ये सब सूर्य का क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। आर्यभट्ट नहीं बोला था कि केंद्र पर है। आर्यभट्ट बोला था कि सूर्य के चारों ओर हम लोग का सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसने बताया, कॉपरनिकस ने, कि सूर्य केंद्र पर है, और प्रत्येक ग्रह, उपग्रह और तारे सूर्य का क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। इसके बाद, कॉपरनिकस के बाद एक आया गैलीलियो। इसका सन मेरे को नहीं पता ना, मैं खोजा नहीं हूं, है ना? हाँ, गैलीलियो एक वैज्ञानिक आया। गैलीलियो ने क्या किया? कॉपरनिकस का जितना भी बात था
उस थ्योरी को बहुत प्रचार प्रसार किया गैलीलियो। कोपर्निकस का जितना बात बोला था सब चीज का जी तोड़ प्रचार प्रसार किया वो गैलीलियो, है ना। लेकिन उस समय क्या था, उस समय हिंदू धर्म और चर्च वाला, ये दोनों धर्म जो थे ना बहुत प्रबल थे। तो उस समय के लोग क्या करते थे, पृथ्वी को बहुत पवित्र स्थान मानते थे। जैसे हम लोग गाय को माता मानते हैं ना, बस वैसे ही पृथ्वी को बहुत पवित्र स्थान मानते थे। तो उस समय गैलीलियो जो था वो कोपर्निकस का बात को प्रचार प्रसार किया कि हाँ सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। तो उस समय के लोग भड़क गए कि पृथ्वी को हम माता मानते हैं, पृथ्वी एक पवित्र स्थान है, इसको हम माता मानते हैं, और तुम कह रहे हो कि सूर्य का परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी करता है। इसके लिए उसके ऊपर बहुत केस चला, मुकदमा हुआ दुनिया भर का, गैलीलियो को बहुत प्रताड़ित किया गया। तो गैलीलियो उस डर से बचने के लिए अपना स्टेटमेंट बदल देता था। कभी कहता था कि नहीं सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा करता है, कभी फिर कहता था कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, फिर कहता था कि सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा करता है। बार बार अपना स्टेटमेंट बदलता था। लेकिन एंड टाइम में क्या हुआ, उसका मन नहीं माना गैलीलियो का, और लास्ट अंतिम स्टेटमेंट वो यही दिया कि सूर्य केंद्र पर है और पृथ्वी इसके चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। और उसके कारण उसके बहुत दुश्मन हो गए समझ जाओ। तो इस कारण से उनके जो अंतिम गैलीलियो का अंतिम समय था ना, वो बहुत कष्टदायक गुजरा कहते हैं, है ना। उनको बहुत कष्ट तकलीफ मिला, जेल में बंद किए, बहुत तकलीफ दिए हैं कहते हैं अंतिम समय में उसको। गैलीलियो के जीवन काल के अंतिम समय में वो लगभग 35-36 साल की उम्र में मर गए। मतलब उनका देहांत हो गया, मर गया कहना नहीं, उनका देहांत हो गया गैलीलियो का, है ना। गैलीलियो के खत्म होने के बाद इसी गैलीलियो का एक स्टूडेंट आया, गैलीलियो का एक स्टूडेंट आया जिसका नाम था टाइनो ब्राहे, है ना। हाँ, इसका स्टूडेंट आया टाइनो ब्राहे। ये 1546 से 1600 तक का था टाइनो ब्राहे, है ना। जो कल का हम लोग बात कर रहे थे ना डेटा कलेक्शन का, वही है। तो यही अब देखो गैलीलियो उस समय क्या बनाया था, टेलीस्कोप बनाया था। इसका स्टूडेंट कौन था, टाइनो ब्राहे। यही टाइनो ब्राहे क्या किया, गैलीलियो का टेलीस्कोप को लेके आया और अपने छत में या अपने बालकनी में या अपने कहीं पर भी एक जगह जहां से ऊपर दिख सके वहां पर रखा, और वो जितने भी तारे थे, ग्रह थे, उपग्रह थे, सबको देख देख कर क्या करता था, उसका आंकड़ा करता था, डाटा का एनालाइज करता था, है ना। और उन सबको एक डाटा के रूप में तैयार करते गया। अब वही एक अफवाह है जो आज भी प्रचलित है। अब वो सही है कि गलत है कि अफवाह है कुछ नहीं पता, लेकिन आज भी ये सुनने में आया है या सुनते हैं, तुम लोग कहीं बुक में भी पढ़ सकते हो कहीं पर भी, कि ये जो टाइनो ब्राहे है ये इतना सारा डाटा बना के रखा था, हर दिन वो चेक करता था हर चीज कब कहां कैसा हो रहा है, सबको एक कॉपी में नोट करके लिखता था। तो उसका इतना सारा वो डाटा बनाया था अपने जीवन काल में कि अगर उस डाटा को आज के डेट में तुम सुपर कंप्यूटर में डालोगे तो वो सुपर कंप्यूटर भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उतना सारा डाटा सोचो, नहीं तो सुपर कंप्यूटर कहने से लगता है सभी डाटा को स्टोरेज करके रख सकता है। लेकिन ये जो टाइनो ब्राहे है ये अपने जीवन काल में इतना सारा डाटा कलेक्ट किया था कि उसका जो मतलब कहना चाहिए डाटा था उसको सुपर कंप्यूटर में भी डाल नहीं सकते थे। सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा, जो जितना डाटा सुपर कंप्यूटर लोड ले सकता है उससे भी ज्यादा डाटा इसके पास था। और टाइनो ब्राहे चाहता तो ये बता सकता था, उसका डाटा उसके पास बहुत था। अब देखो ये जो हम लोग का कोपर्निकस और टॉलमी ये वगैरह थे, ये लोग क्या किए, इन लोग अगर जो भी चीज बताए, है ना, कोपर्निकस और आर्यभट्ट वगैरह, इन लोग कोपर्निकस खासकर कोपर्निकस जो चीज बताया कि सूर्य केंद्र पर है और पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करता है, ये लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया। बताने को बताया लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाया। कम्युनिकेट नहीं कर पाया कहने का मतलब क्या है कि देखो उस समय के लोग क्या होते थे, उस समय के लोग के पास कुछ था नहीं, तो तुम जो बोल दोगे उसको सिद्ध करके दिखाओ, है ना, प्रूफ करके दिखाओ कुछ भी सिद्धांत से या थ्योरी से कि ये होता है करके, तब तो मानेंगे लोग बाग। तो कोपर्निकस वही कम्युनिकेशन नहीं कर पाया, कम्युनिकेट नहीं कर पाया, लोगों को बता नहीं पाया कि ऐसा करने से ये प्रूफ होगा करके, है ना। तो उसी को कोपर्निकस प्रूफ नहीं कर पाया और गैलीलियो उसका थ्योरी को लेके चला। टाइनो ब्राहे चाहता तो उसका डाटा जो था उस डाटा से वो लोगों को प्रूव कर सकता था कि सूर्य स्थिर है ना, और पृथ्वी, सूर्य मतलब केंद्र पर है और पृथ्वी इसके चारों ओर क्या कर रहा है, और अन्य ग्रह जितने भी ग्रह उपग्रह तारे हैं ये सब इसका परिक्रमा कर रहे हैं। वो चाहता, क्योंकि गैलीलियो का स्टूडेंट था टाइनो, और गैलीलियो का डेटा वो रखा था सब चीज,
और उसका टेलीस्कोप भी रखा था और उसी टेलीस्कोप से देख के अपना डाटा एनालाइज किया था। तो टाइनो ब्राहे चाहता तो सारी डेटा को बता सकता था, लेकिन उसके मन में डर था। क्यों? क्योंकि वो किसका स्टूडेंट था? गैलीलियो का। और उसको पता था गैलीलियो के साथ जो हाल हुआ है हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो हाल हो जाए, क्योंकि गैलीलियो को बहुत तकलीफ मिला था। टाइनो ब्राहे को लगा अगर मैं भी गैलीलियो की तरह थ्योरी दे दूं, है सिद्ध करके भले ही दिखा दूंगा मैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग मेरे पीछे पड़ जाएं और गैलीलियो का जो हाल किया अंतिम समय में वही हाल मेरा भी हो जाए। तो टाइनो ब्राहे के पास सब कलेक्शन था, सब डाटा था, लेकिन वो नहीं बताया। ठीक, इसी के बाद टाइनो ब्राहे का स्टूडेंट आया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केपलर। ये आदमी इसका जितना डाटा को रखा और जितना डाटा को एनालाइज किया, एनालाइज करके एक नियम प्रतिपादित किया और इसने कहा कि सूर्य केंद्र पर स्थित ना होकर क्या है? फोकस पर स्थित है। सूर्य केंद्र पर स्थित ना होकर के फोकस पर स्थित है और जितने भी उपग्रह और ग्रह और तारे हैं ये सूर्य का वृत्तीय परिक्रमा करके एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के कहां पर होता है? फोकस पर होता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा मतलब ऐसे होगा, ऐसे, और सूर्य इसके फोकस पर होता है यहां पर। ठीक, सीखोगे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा कैसे बनाते हैं? ठीक, चलो अब देखो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बनाते कैसे हैं। कहानी खत्म, बस छोटा सा। गैलीलियो का तो था। कैसे तुम लोग जान रहे थे गैलीलियो कैसे निपटा? ऐसे निपटा बेचारा। बेचारा उस समय, अच्छा देखो ये कापरनिकस आया ना, उस समय साइंस हम लोग का बहुत आगे बढ़ गया था, है ना। उस समय साइंस आ गया था, सब चीज का खोजबीन चालू हो गया था, तो इसलिए कापरनिकस का बात को सॉरी केपलर का बात को सबको क्या कर लिए उन लोग? मान लिए। अगर केपलर के समय में भी अगर साइंस नहीं आता ना तो उसका भी हाल गैलीलियो जैसा हुआ रहता, क्योंकि ये क्या कहते हैं ब्राहे तो छोड़ दिया था डाटा एनालाइज करके, मैं तो नहीं सकूंगा बब्बा करके, है ना। गैलीलियो का जो हाल हुआ है वही हाल मेरा होगा करके, इसलिए वो छोड़ दिया था। और उसके बाद केपलर आया ना, तो उस समय बहुत आ गया था, विज्ञान आगे बढ़ चुका था उस समय, है ना। इसलिए केपलर का बात को लोग मान भी लिए और सब चीज कर दिए, है ना। तो अब देखो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा कैसे बनाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बनाने का एक तो छोटा सा समझो, घर में तुम लोग बना सकते हो। तुम लोग क्या करो दो ठो ये ले लो, आल्पिन या कांटी जो भी है ना। दो ठो कांटी लिए, उन दोनों कांटी में रस्सी बांध दो, दोनों कांटी में, हाँ रस्सी या धागा बांध दो कुछ भी, और उस कांटी को यहां रखो एक को, और एक को यहां रखो, कील या कांटी जो भी है ना। अब ऐसे नहीं रखना है कि अगर मैं धागा बांधा हूं दोनों में तो इसको एकदम तन तन करके, मतलब डोरी को एकदम तनाव देके ऐसे रखूं, नहीं, हल्का ढीला करके हमको चुपचाप रखना है ऐसे। तुम लोग का रस्सी ऐसे वैसे जैसा भी हो, ठीक, ढीला रहे रस्सी हम लोग का। तो यहां अगर मान लो ये हम लोग का कांटी है या कील है ऐसे करके रखे हैं, और इसमें रस्सी बंधा है, वो रस्सी मान लो ऐसे करके है, ढीला रस्सी है, या ऐसे करके है एकदम ढीला रस्सी, ठीक। हाँ हाँ, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहीं भी जाएगा, है ना। चलो नीचे जाएगा, हाँ तो रेच मन के बना दे तो ले, हाँ तरी, ठीक। ये है, इसमें क्या करेंगे, ये जो दो ठो हम लोग का लगा है इसको ठोक दो तुम लोग, ये में क्या कहते हैं कुछ भी तुम लोग का टेबल में, है ना। और ऐसी रस्सी रहो, इस रस्सी में कोई भी एक जगह को ऐसे पकड़ो और खींचो, खींचोगे तो ये ऐसे खिंचाएगा। अब उसी को खींच के ऐसे करके तुम लोग वृत्ताकार कक्षा बनाओ ऐसे, तो ऐसे करके आ जाएगा वो। ये जो रस्सी फंसा है ना, इस रस्सी को ऐसे करके करो पेन में, तो ये दोनों खिंचाएगा ना। अब इसको ऐसे करके चलाते जाओ बस सिंपल, ये तो तुम्हारा कांटी ठोकाया है, इसको सिंपल ऐसे चलाते जाओ, तो सिंपल चलाओगे ना पेन में, तो वो ऐसे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बनता है। घर में ट्राई करके देखना, नहीं ट्राई होगा तो कल मैं यहां बता दूंगा तुम लोग को, हाँ यहां बता दूंगा, है ना। तो वो एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो इस टाइप का होगा। इसमें इसको मिला दो इससे और इसको मिला दो इससे, तो यहां जो कीला ठोके थे यही तुम लोग का क्या है? फोकस है। S1 व ये दीर्घवृत्ताकार का क्या होगा?
केंद्र, इसको कहते हैं हम लोग लघु अक्ष क्योंकि छोटा है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ अक्ष। तो इसी को वो बोला कौन, केपलर, कि सूर्य जो है वो केंद्र पर स्थित ना होकर के कहां पर है, फोकस पर स्थित है, और अन्य ग्रह इसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक, ये था केपलर का नियम। तो इसका 3 नियम है ना केपलर का, एक प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। पहला को कक्षीय नियम कहते हैं, दूसरा को क्षेत्रीय नियम, और तीसरा हम लोग का आवर्तकाल का नियम है। ठीक, प्रथम नियम भी कहते हैं, कभी कभी कैसा बोलता है पेपर में, कैसे दे देता है, केपलर के प्रथम नियम को लिखिए, या बोल देगा केपलर के क्षेत्रीय नियम को, कक्षीय नियम को लिखिए, है ना, या बोल देता है केपलर के द्वितीय नियम को लिखिए या क्षेत्रीय नियम को लिखिए, है ना, या तृतीय नियम को लिखिए या आवर्तकाल का नियम, है ना, दोनों सेम सेम है। ठीक, तो हेडिंग डाले हो केपलर का नियम। चलो अब लिखो केपलर का प्रथम नियम, हेडिंग डालो, थ्योरी है। हाँ, थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है। पहला, हाँ, केपलर का प्रथम नियम, केपलर का प्रथम नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं कक्षा का नियम या कक्षीय नियम, जैसा भी करो, कक्षा का नियम कर दो। हो गया। हाँ चलो उसी में लिखो, केपलर के प्रथम नियम में प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः परितः सूर्य के परितः एक दीर्घ वृत्तीय कक्षा में, एक दीर्घ वृत्तीय कक्षा में एक दीर्घ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है, परिक्रमण करता है, और सूर्य इसके फोकस पर, और सूर्य इसके फोकस पर सूर्य इसके फोकस पर होता है। फोकस मतलब उसको इंग्लिश में नाभि कहते हैं। फोकस पर होता है ये, है ना, ये हम लोग का है सूर्य। ठीक, और ये ग्रह लोग हम लोग का, ये ग्रह लोग इसका परिक्रमा करेंगे, और ये हम लोग का है ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। ठीक, अच्छा, प्रत्येक ग्रह की कक्षाएं भिन्न भिन्न होते हैं, जरूरी नहीं कि सब ग्रह इसी कक्षा में परिक्रमा करेगा। पृथ्वी का अलग कक्षा होगा, बुध का अलग कक्षा होगा, शुक्र का अलग कक्षा, बृहस्पति का अलग कक्षा, सबका अलग अलग कक्षा रहेगा, और सबका कक्षा ऐसे ही रहेगा दीर्घ वृत्ताकार, लेकिन अलग अलग कक्षा में करके सूर्य का परिक्रमा करेंगे। और अभी बता रहा हूं मैं, पहले थ्योरी कैसा था मालूम, पहले हम लोग क्या मानते थे, सूर्य अपने जगह स्थिर है एक जगह, और सूर्य एक जगह स्थिर होकर घूम रहा है, और बाकी सब ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी 2-3 साल में ये थ्योरी आया है, और वो थ्योरी कंफर्म हो गया है कि सूर्य अपने अक्ष पर परिक्रमा करने के साथ साथ वो पूरे आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है, और उसके साथ साथ ग्रह भी परिक्रमा कर रहे हैं। आकाश गंगा मतलब जो हम लोग का मिल्की वे है ना, गैलेक्सी, वो है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, हमारे यहाँ कई ठो आकाश गंगा है, लेकिन हम एक ही आकाश गंगा जानते हैं, क्योंकि और आकाश गंगा बहुत दूर दूर है, कई लाइट ईयर दूर है, तो वहां तक जाने का भी साधन नहीं हम लोग के पास। हमारे अलावा और भी हैं इस ब्रह्मांड में। ठीक,
हाँ, ब्रह्मांड में कह रहा हूं, और भी हैं। क्योंकि मान लो अगर देखो, मान लो अगर ये इस पूरे चार्ट को, मतलब इस व्हाइट बोर्ड को अगर हम लोग ब्रह्मांड माने, ब्रह्मांड, तो हम लोग का आकाशगंगा कितना बड़ा है मालूम? ये मात्र इतना बड़ा आकाशगंगा है। ये दिखेगा नहीं? ये देख, ये आकाशगंगा है हम लोग का, ये वाला। अगर इस पूरे बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को ब्रह्मांड माने, तो ये हम लोग का आकाशगंगा है। अब सोचो इस ब्रह्मांड के सामने आकाशगंगा कितना छोटा है, और ऐसी कितने सारी आकाशगंगाएं हैं हमको पता नहीं है। और हर आकाशगंगा में एक सूर्य टाइप का होता है, जिसके चारों ओर कोई ना कोई परिक्रमा करता है। ठीक, अब देखो ये कितना छोटा है। अगर इसको जूम करके देखो, इसको जूम करके, अब अगर इस आकाशगंगा को पूरा बोर्ड मानो, तो हम लोग का सूर्य कितना बड़ा है? ये है, इतना बड़ा है सूर्य। और अगर सूर्य को जूम करके देखो, है ना, मतलब हमारे मिल्की वेव को मानो, अगर मिल्की वेव को हमारे जूम करके देखो, तो हमारे मिल्की वेव, अगर इस पूरे बोर्ड को मिल्की वेव लोगे तब भी हम लोग का सूर्योदय है। सोचो, उतनी बड़ी ब्रह्मांड है। ठीक, और एक चीज समझो, अगर इस पूरे व्हाइट बोर्ड को ब्रह्मांड मानोगे तुम लोग, है ना, पूरे व्हाइट बोर्ड को क्या मानोगे? ब्रह्मांड मानोगे, तो हर जगह तारा है ना, हर जगह तारा मंडल है, ऐसे करके तारा बहुत सारा पाओगे। लेकिन कहीं एक जगह ऐसा खाली स्थान है जहां पर कुछ नहीं है, ना तो तुम्हारा तारा है ना कोई ग्रह है, कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक है, एकदम काला है। वैसा तुम लोग देखना ना, और तो दुनिया भर का गूगल सुगल में मिल जाता है, देखना। और किसी एक मिल्की वेव में हम लोग का ब्लैक होल है। ब्लैक होल मतलब समझते हो? जो सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इतना बड़ा विशाल का है, और वो हर दिन बढ़ते जा रहा है, हर समय वो बढ़ते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करते, अब बहुत बड़ा है। वो सभी चीजों को अपने अंदर समा लेता है, और किसी को नहीं पता ब्लैक होल में जाएंगे तो क्या होगा। क्या हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, कि वो एक पोर्टल है एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जाने का, या एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी जाने का, या वहां पर हम लोग जाकर रुक जाएंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर तुम ब्लैक होल में जाते हो, तुम्हारे लिए समय धीमा हो जाएगा। समय धीमा हो जाएगा कहने का मतलब, तुम अगर यहां पर 200 साल गुजार देते हो, तो ब्लैक होल में वो तुम्हारे 1 मिनट के बराबर होगा। हम्म, वो ब्लैक होल तुम्हारे लिए 1 मिनट के बराबर होगा। सोचो, और अगर ब्लैक होल में तुम 5-10 मिनट अगर मान लो जिंदा रह चुके, क्योंकि उसका ग्रेविटी बहुत है, अगर मान लो वहां ब्लैक होल में जिंदा रह चुके और मान लो 10 दिन तुम जिंदा रह गए, तो यहां पर तो कई सौ साल निकल जाएगा। इतना बड़ा है ब्लैक होल। एक मूवी आता है, तुम लोग देखना, अगर ब्रह्मांड के बारे में समझना है तो, इंटरसेलर। इंटरसेलर एक मूवी आता है, उसमें देखना, इसमें ब्लैक होल के बारे में पूरा डिटेल दिया है। ब्लैक होल के बारे में डिटेल दिया है, क्या है, कैसा वर्क करता है। हिंदी में हो जाएगा तुम लोग को अवेलेबल। इंटरसेलर मूवी देखना, सबसे बेस्ट है। ठीक, पूरा साइंस फिक्शन है, स्काई फाई मूवी है, देख ही लेना इसको तो। बहुत अच्छा पिक्चर है, और नहीं मिलेगा तो फिर मेरे को बताना, मैं खोज के दे दूंगा। अरे पहले तुम तो खोज यार। ये चित्र बना लो। ब्रह्मांड को अगर तुम लोग एक बार उसमें घुसोगे ना, तो वो बहुत हम्म, ब्रह्मांड ना बहुत, कहना चाहिए बहुत विशाल का है। और अगर अगर हम लोग देखें साइंस को, तो हम लोग जितना भी डेवलप किए हैं आज, फोन से लेकर के दुनिया भर का 5G तक आ गए, एआई जनरेट कर डाल रहे हैं हम लोग, है ना, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस दुनिया भर का जनरेट कर डाल रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो ब्रह्मांड का हमको सिर्फ 5% पता है, बाकी कुछ नहीं पता है। सोचो, उस हिसाब में तो हम लोग कुछ है नहीं। ऐसा है हम लोग का ब्रह्मांड। चलो ये चित्र बनाओ। चलो, हो गया। उसके बाद केपलर का द्वितीय नियम लिखो। हाँ हाँ, बस इतना ही है। हाँ, छोटा छोटा है, बड़ा नहीं है। केपलर का द्वितीय नियम लिखो, चलो। यस, आई एम चिट्टा।
केपलर का द्वितीय नियम या इसे कक्षा का नियम भी कहते हैं, सॉरी क्षेत्रीय क्षेत्र का नियम, क्षेत्रीय नियम हम लोग का कह सकते हो, क्षेत्रफल का नियम कर दो जी सुधार के। हो गया। उसी में लिखो किसी भी ग्रह को, किसी भी ग्रह को, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, सूर्य से मिलाने वाली रेखा, अच्छा रेखा में काल्पनिक रेखा कर दो उसको थोड़ा सा, रेखा के पहले ऐसे तीर का निशान देके काल्पनिक कर देना है ना, काल्पनिक रेखा मतलब एक्चुअल में रेखा नहीं मिलता, काल्पनिक मान के, हाँ मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, हो गया, समान दूरी तय करती है, समान क्षेत्रफल कर दो जी, दूरी मत करो, क्षेत्रीय चाल है ना, समान क्षेत्रफल तय करती है। पूर्ण विराम, अथवा एक परिभाषा इसका और लिखो एक लाइन में, अथवा प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल सदैव नियत होती है, एक लाइन में सीधा, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल सदैव नियत होती है। हो गया। अब समझो, इस अक्ष को मिटा रहा हूं, इस अक्ष का कोई काम नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार भी जरूरत नहीं है हमको, ग्रह का भी जरूरत नहीं है, और यहां से इसका भी जरूरत नहीं है, नहीं बस इधर का जरूरत है, ये। अब देखो क्या बोला मैं, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो समान अंतराल, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है ना, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, और अथवा इसी को कह सकते हैं शॉर्टकट में प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल सदैव नियत होती है। जैसे मान लो कोई ग्रह यहां पर है, मतलब परिक्रमा करते करते यहां पर पहुंच गया कोई ग्रह, है ना, एक मान के चलते हैं यहां पर पहुंच गया ए बिंदु पर ग्रह, तो यहां से सूर्य को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ये होगी, है ना, मान लो डेल टी समय में ये यहां से यहां तक दूरी तय करता है, बी दूरी, तो यहां से इसको काल्पनिक मिलाने वाली रेखा ये होगी, अर्थात टी समय में चला गया जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इतना है, ठीक। अब देखो यहां से यहां आओ, इसी कक्षा में ना, दूसरे कक्षा में नहीं, इसी कक्षा में, इस कक्षा में मान लो हम लोग यहां पर आए, मतलब हम लोग नहीं आए, ग्रह आए चलते चलते, इसको मान के चलते हैं सी बिंदु पर पहुंच गया, तो सी से इसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ये होगी। अब मान लो डेल टी समय में ये चलते चलते यहां पर पहुंच गया, अब डी बिंदु पर पहुंचा है तो इससे मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ये होगी, तो इसका जो ये वाला क्षेत्रफल होगा, तो ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल बराबर होती है ना, समान समय अंतराल में तय करें, डेल टी समय में ये भी तय किया है, डेल टी समय में ये भी, मान लो 1 घंटा में यहां से यहां पहुंचता है तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वही 1 घंटा में यहां से यहां तय करेगा, उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस कक्षा में कहीं भी 1-1 घंटा में जितना भी तय करेगा वहां से जो क्षेत्रीय चाल होगा, ये होगा क्षेत्रफल, ऐसे करके मिलाओगे सूर्य से काल्पनिक रेखा, तो उसकी जो ये होगी क्षेत्रफल, वो हम लोग का क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल क्या होती है, नियत होती है, क्षेत्रफल के साथ जो चाल चलता है उसका चाल चलन कैसा होता है, नियत होता है।
है ना। ये अर्थात हम लोग ऐसे कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी, अच्छा इसको एस मान लेके चलते हैं, सूर्य का सन। तो त्रिभुज ए बी एस का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी एस का क्षेत्रफल। ठीक, ये दोनों बराबर होता है। और इसी को हम लोग आगे आगे टी से भाग दे दें, त्रिभुज ए बी एस का क्षेत्रफल बटे डेल टी, क्योंकि कितना समय में तय कर रहा है तो टी समय में। और इधर त्रिभुज सी डी एस का क्षेत्रफल, इसको भी भाग दे दो डेल टी से। तो जब दोनों को डेल टी से भाग दोगे तो इतना बनेगा हम लोग का त्रिभुज ए बी एस का क्षेत्रीय चाल बराबर होगा त्रिभुज सी डी एस का क्षेत्रीय चाल। ठीक, चलो इसको नोट करो। हो गया। चलो अब हेडिंग डालो केपलर का तृतीय नियम। हाँ, आज कुछ ही नहीं है पढ़ाने, बस यही है। गाना चल ही ना, आओ सुनाओ ब्रह्मांड की एक कहानी कर दे। हाँ हाँ, आवर्तकाल का नियम। एक था एलियन, एक थी गैलेक्सी दीवानी का दे। चलो केपलर का तृतीय नियम। हो गया, हो गया। चलो लिखो, उसी में बोलते जा रहा हूं। द थर्ड लॉ ऑफ केपलर क्या है? चलो लिखो, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग वर्ग अल्प विराम उस ग्रह की, उस ग्रह की सूर्य से, उस ग्रह की सूर्य से दूरी के, दूरी के, टूरी नहीं दूरी, दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। घन के, दूरी के घन के, वो घन मतलब लट्ठा वाला घन नहीं, घन वर्ग जैसा लगता है ना, उसके बाद घन, वही घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती तो बोल रहा हूं वो, क्या रहेगा? चित्र नहीं रहेगा, सीधा है ना। मान के चलते हैं, माना है ना, माना हम लोग मान के चलते हैं किसी ग्रह का परिक्रमण काल, माना किसी ग्रह का, अच्छा ये आवर्त काल है, कई लोग परिक्रमण करते हैं ना, तो आवर्त काल में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक चक्कर लगाओगे तो लगने वाला समय आवर्त काल कहलाता है। तो पृथ्वी का भी एक चक्कर लगाएंगे तो वही है। चाहो तो जहां जहां परिक्रमण लिखवा रहा हूं वहां आवर्त काल भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है ना। तो माना किसी ग्रह का परिक्रमण काल टी व सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी आर हो, तो क्या होगा? परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है वो सूर्य से दूरी के घन के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, और अगर अनुक्रमानुपाती को हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा जिसको के मानेंगे और आर का घात 3। ये
हो गया ये। छोटा सा और है इसमें बस। हाँ हाँ। ओ, खासकर मौसम वो बदली वाला रहता है ना, उस समय और लगता है सुबह हो गया जैसे, दोपहर को सो के उठोगे तो। अब देखो, यहां से हमको स्पष्ट पता चल रहा है कि जो ग्रह सूर्य से पास में होगा, जो ग्रह सूर्य से पास में होगा उसका आवर्तकाल कैसा होगा? कम होगा। और जो ग्रह सूर्य से दूर होगा उसका परिक्रमण काल क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे मान लो सूर्य है, दो ग्रह है, एक ग्रह का कक्षा ऐसा है और दूसरे ग्रह का कक्षा कैसा है? ऐसा है। मान लो ये एक ग्रह है और ये एक ग्रह है, तो ये ग्रह की सूर्य से दूरी जो है R1 कम है, तो ये जल्दी इसका आवर्तकाल क्या होगा? कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा में पूरा कंप्लीट कर लेगा। और यहां से इसकी दूरी त्रिज्या क्या है? ज्यादा है, तो इसको परिक्रमण करने में क्या समय लगेगा? ज्यादा समय लगेगा। ठीक, बस यही है। या तुम लोग को यहीं से पता चल जाएगा, जिस ग्रह की दूरी कम होगी उसका परिक्रमण काल भी कम होगा, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसका परिक्रमण काल भी। हाँ, हिजगहा वाला चक्कर से। बस बस, ठीक। तो आज में तुम लोग का केपलर का नियम खत्म। अच्छा, इसमें और है एक टॉपिक, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से केपलर के नियम की उत्पत्ति। इससे उससे 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 वाला अल्टरनेट वाला, तो सोमवार को बता के, ऐसा नहीं हाँ बता के क्लियर कर देंगे। नहीं है। ठीक, आज के लिए इतना ही बस।